हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं प्रेगनेंसी सीरीज का थर्ड वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसका टॉपिक है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो ये सारा टॉपिक जो मैं शेयर करने वाली हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, जो भी मैं प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो वीडियो के जरिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बिना देर की चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रेगनेंसी में एक फीमेल बॉडी में एज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या पार्ट होते हैं। यूट्रस होता है, 2 फैलोपियन ट्यूब होती, 2 ओवरीज होती। ओवरीज का काम एग प्रोड्यूस करना होता। फैलोपियन ट्यूब होती जिसके थ्रू स्पर्म ट्रेवल करके जाता है, एग तक पहुंचता और फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो बन के दोबारा से वो यूट्रस में आ जाता है। तो ये एक पाथ होता है, एक वे होता है जिससे ट्रेवल एग और एम्ब्रियो ट्रेवल करके और स्पर्म ट्रेवल करके एग तक जाता है और दोबारा से यूट्रस में आता है। तो ये एक रास्ता होता है। तो ये तीनों पार्ट्स का सही सलामत और सही कंडीशन में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं हो सकती। उसके बाद बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। अगर इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं, इन बॉडी के इन पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, नॉर्मली आप कंसीव कर सकते हैं। और यूट्रस का मेन रोल होता है। यूट्रस में बेबी एम्ब्रियो जो आता है वो स्टिक होके वहीं ग्रो करता है। फैलोपियन ट्यूब एक रास्ता होता है जो यूट्रस से ओवरीज से यूट्रस तक जाता है, जहाँ स्पर्म ट्रेवल करता है, प्लस लास्ट में एम्ब्रियो फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो ट्रेवल करके यूट्रस में जाता है। तो इसका मेन रोल ये होता है। यूट्रस में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, स्कार टिश्यू होगा, पॉलिप होगा या कोई भी लाइनिंग एक्स्ट्रा होगी, तो उसको रिमूव करने के बाद ही आप कंसीव कर सकते हैं। तभी बेबी को ग्रो करने की कंडीशन बनेगी, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। फैलोपियन ट्यूब डैमेज होगी, ब्लॉक होगी या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो स्पर्म ट्रेवल नहीं कर पाएगा और एम्ब्रियो बन के फर्टिलाइज होके वो यूट्रस तक नहीं आ पाएगा, तो भी प्रोसेस इनकम्प्लीट होगा। एंड सेम थिंग कि अगर आपके ओवरीज में प्रॉब्लम है, एग प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे हैं या कुछ भी और प्रॉब्लम है, एग की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो भी नहीं होगा। ये तीनों रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं ये अच्छी कंडीशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ही कुछ पॉसिबल है। अब बात करते हैं यूट्रस में। अगर यूट्रस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती, जैसे कि मुझे था पॉलिप था, तो उसके लिए हमने हिस्ट्रोस्कोपी पॉलीपेक्टोमी कराया, जिसमें पॉलिप्स को रिमूव कर देते हैं। ये बहुत माइनर सा प्रोसीजर होता है, 1 डे केयर होता है। तो वो हो गया था, उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया है, लिंक कर दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड ट्यूब्स की बात करें तो ट्यूब्स ब्लॉक होती है, कभी कभी डैमेज होती है, तो इसके लिए भी एक ट्रीटमेंट होता है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड अभी बात कर लेते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जब स्पर्म एग से मिलके फर्टिलाइज होके ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब से दोबारा से यूट्रस में एम्ब्रियो आ जाता है, और एम्ब्रियो एक प्लेस पे यूट्रस की लाइनिंग में चिपकने की कोशिश करता है, अपने स्पेस बनाता है, क्योंकि वो मूव करके पूरे यूट्रस में मूवमेंट के साथ नहीं ग्रो कर सकता। एक जगह उसको स्टिक करना ज़रूरी होता है, तभी उसकी ग्रोथ होती है। तो स्टिक करने के लिए वो स्पेस बनाता है या चिपकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उससे कुछ टिश्यूज़, कुछ लाइनिंग्स जो होती हैं वो निकलती हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है। और ब्लीडिंग में अगर कलर की बात करें तो लाइट कलर होगा, लाइट पिंक कलर होगा, या ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, इस तरह का ब्लड आपको आता है। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और जैसा पीरियड में आपको क्रैम्प होता है, इसी टाइप का क्रैम्प्स भी आपको फील होता है, बट उससे बहुत कम होता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ब्लीडिंग जो होती है 1 से 2 घंटे या मैक्सिमम 1 दिन आप कह सकते हैं, वो भी रेगुलर नहीं होगी। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी है। स्पेशली जिनका फर्स्ट बेबी होता है और उनको आइडिया नहीं होता है, तो उनको बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है, और बहुत से कपल्स बहुत पैनिक हो जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या प्रेगनेंसी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल डिसपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं। ये नॉर्मल इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जो एम्ब्रियो स्टिक होता है उसी का एक प्रोसेस है। जो टिश्यू को वहाँ के कुछ लाइनिंग टिश्यूज़ रिमूव होते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। और ये ब्लीडिंग बहुत नॉर्मल 2 से 4 घंटे तक होती। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब मुझे ब्लीडिंग हुई तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, और रात का टाइम था और बहुत ही ज़्यादा पैनिक। उस टाइम मैं अपने डॉक्टर को कॉल भी नहीं कर सकती थी। और बट ब्लीडिंग थोड़े टाइम के लिए हुई, बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं हुआ, हल्का सा क्रैम्प हुआ। मुझे इवनिंग के टाइम से क्रैम्प फील हो रहा था, बट मैंने सोचा कि
कुछ मेडिसिन वगैरह मैं ले रही हूँ उसकी वजह से होगा। और फिर नाइट में मुझे ब्लीडिंग भी हुई, तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा। उन्होंने भी देखा और वो भी थोड़ा सा पैनिक हुए। उन्होंने कहा रिलैक्स करो, मॉर्निंग में कॉल करेंगे डॉक्टर को, देखेंगे क्या होता। तो उससे पहले इतना रिलैक्स नहीं हो पाता ऐसी सिचुएशन, फर्स्ट बेबी हो अगर आपका, तो रिलैक्स की तो बिल्कुल बात नहीं अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं। उसके पहले मैंने डॉक्टर को कॉल करने के पहले मैंने कम से कम 100 वीडियो देखे, तब मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ कि ये नॉर्मल है। मतलब ऐसा वीडियोस में बताया कि 70% फीमेल्स में ऐसा होता है। आपका नॉर्मल बेबी है या आप कोई प्रोसीजर करवा रही हैं, IVF या कोई ट्रीटमेंट करवा रही हैं, उस दोनों में ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है और ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। कोई परेशान होने की घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। ये बस जो स्टिक होता है एम्ब्रियो एक प्लेस पे, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग बहुत नॉर्मल होती है। 1 से 2 घंटे 3 घंटे या आप एक सैनिटरी नैपकिन यूज़ करेंगे, दोबारा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकेंड थिंग कि पेन भी, जो क्रैम्प होता है वो भी बहुत माइल्ड होता है। नॉर्मली जो जैसे आपको होता है उसके कंपैरिजन में बहुत नॉर्मल होता है। आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, बता दीजिए, बट आपको क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और जो भी मेडिकेशन अगर आप ले रही हैं उसको कंटिन्यू ज़रूर करिए। बेसिकली होता है कि हम बिना अगर कोई वीडियो ना देखें, डॉक्टर को कंसल्ट ना करें, तो खुद से एक माइंड सेट हो जाता कि अब तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम मेडिसिन वगैरह भी जो मेडिकेशन लेते हैं वो भी बंद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो भी मेडिसिन आपको लेना है वो कंटिन्यू करना है। प्लस आपको रिलैक्स करना, रेस्ट करना है, माइंड को थोड़ा पीसफुल रखना है, क्योंकि ये टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आप स्ट्रेस लेंगे तो उसमें ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। अपनी मेडिसिन और फूड जो भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया उसी के अकॉर्डिंग करिए। आप डॉक्टर को कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल है। मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने बहुत कैजुअल सा रिप्लाई दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको टेस्ट कराना है HCG, ये बेसिकली जब आप अगर IVF ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 10 या 11 डेज जब भी बेबी जो आपका एम्ब्रियो होता है वो स्टिक होता है, आपकी प्रेगनेंसी उस दिन से आप काउंट कर सकते हैं, तो उस दिन ब्लीडिंग होती है। अदरवाइज अगर नॉर्मल भी है तो 10 to 12 डेज में आपको ये ब्लीडिंग का साइन दिख सकता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। मतलब इसको आप लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो ओवरऑल मैं इतना बोलूँगी कि अगर आपका नॉर्मल है प्रेगनेंसी या किसी प्रोसीजर के थ्रू आप प्रेगनेंसी करा रहे हैं, तो प्रोसीजर के थ्रू है तो जो भी हार्मोनल सपोर्ट आप ले रहे हैं उसको स्किप बिल्कुल मत करिए। मेडिसिन वगैरह टाइम पे लीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। मुझे तो काफ़ी स्ट्रेस हो गया था उस दिन, बट इतना स्ट्रेस सडनली हुआ उस चीज़ को देख के, ब्लीडिंग को, और फिर उसके बाद रिलैक्स हो गया। मैंने सोचा कि जो होना होगा होगा, भगवान पे छोड़ दिया मैंने कि अपने करने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को कॉल करके तो कुछ खास नहीं मिला। डॉक्टर को मतलब डॉक्टर ऐसा रिस्पांस नहीं देते हैं कि आपको अच्छा लगे। वीडियोस देखा तो उससे मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला और फिर मैंने सोचा जो होना होगा होगा, और मैं बिल्कुल चिल हो गई। फिर उसके 2 या 3 दिन बाद मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट कराना था, जो कराया मैंने। उसके बाद मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड पीरियड डेट होती उसी के अराउंड ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता, बिकॉज उतने ही टाइम में आपका बेबी एम्ब्रियो जो होता है वो स्टिक होता है, तभी आपको ब्लीडिंग होती है। तो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी होती है जिससे हमें पूरा डाउट हो जाता है कि ये ब्लीडिंग नॉर्मल है, मतलब पेन हो रहा है और ब्लीडिंग भी हो रही, तो ये हम उसको पीरियड ही काउंट करते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर वो 2-4 घंटे के लिए हो रही, नॉर्मल हो रही है और क्रैम्प्स भी नॉर्मल है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और सब कुछ कंटिन्यू रखिए अपना, और अपने मूड को और अपनी हेल्थ को, अपनी मेडिकेशन को, ये सब को एकदम टाइम पे रखिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना मूड सही रखिए, पॉजिटिव रहिए, प्लस अपना खाना पीना जो है वो टाइम पे खाइए, मेडिसिन जो ले रहे हैं वो टाइम पे लीजिए, सब कुछ नॉर्मल होगा। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। तो यही सारी चीज़ें मैंने भी फॉलो की। उस टाइम बहुत पेन फील होता है कि आप बहुत उम्मीद लेके कोई चीज़ करते हैं और वो चीज़ अगर पॉजिटिव नहीं जाती है तो बहुत बुरा लगता है, बट उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने डॉक्टर को कॉल किया तो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि उनका रिस्पांस बहुत न्यूट्रल सा था, क्योंकि डॉक्टर के लिए हम जस्ट एक केस हैं। कोई भी पेशेंट जाता है, उनके पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सबके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते उस तरीके से। कुछ डॉक्टर्स होते हैं बहुत कनेक्ट होते, बट सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। तो उनके लिए तो उन्होंने बस बहुत ही नॉर्मल सा रिप्लाई दिया। मुझे बोला कि
ठीक है हो सकता है ब्लीडिंग हो और आप टेस्ट करा लो, कराना है। मैंने कहा कराने से आज कंफर्म पता चलेगा, तो उन्होंने कहा पता चल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी। बट सीरियसली मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ कुछ खास नहीं है। तो मैं अपनी प्रिकॉशन और अपनी चीज़ों का खुद से ध्यान रख रही हूँ। और खाने पीने का, मेडिसिन का, वैसे मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ बट मेडिसिन भी मैं टाइम पे आजकल बिल्कुल ही टाइम पे ले रही हूँ। इसमें जो भी हार्मोनल सपोर्ट मिलता है आपको मेडिसिन और इंजेक्शन के थ्रू, वो बिल्कुल टाइम पे, उसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता टाइम से बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना है, बिल्कुल टाइम पे। और भूख ना लगे, मुझे तो बहुत भूख भी लग रही, बहुत हंगर फील हो रहा है, बट अगर आपको भूख नहीं लगती तो भी आपको खाने का पूरा ध्यान रखना है। तो ये था मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो भी मैंने नॉलेज शेयर की ये बेसिकली डॉक्टर्स के रिव्यू हैं जो मैंने खुद के लिए देखे थे वीडियो। आई होप ये वीडियो, ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।